हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। So, today we are going to study about class 10 CBSE Polity चैप्टर 2 में हमने जो आप लोगों को फेडरलिज्म संघवाद पढ़ाया था, उसका नेक्स्ट टॉपिक हमने लेकर आया बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसे हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। यह विकेंद्रीकरण क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, जो विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया है, जिसमें हमने टू लेवल का जो कि गवर्नमेंट हमने देखा, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो बच्चों, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार की सत्ता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब कि जो टू लेवल्स में जो गवर्नमेंट है, जैसे हमने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना एक पावर होता है और यह कभी भी राज्य सरकार को किसी भी की चीज के लिए आदेश नहीं दे सकती है, और राज्य सरकार उसके लिए जो कि जवाबदेह भी नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये चीज याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अपना अपना एक पावर होता है। जब ये दोनों अपना पावर मिलकर यह किसी सरकार को देते हैं, तो वह हमारा लोकल गवर्नमेंट कहलाता है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता देना चाहता हूं बच्चों कि विकेंद्रीकरण होता क्या है। जो विकेंद्रीकरण की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है बच्चों, वो हम अपने भारत में देखेंगे। और भी हमारे कई कंट्री में ऐसा एडॉप्टेशन किया गया है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन वह हम अपने कंट्री देश के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, तो इस सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा कि संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों में होती हैं। जो दो स्तरों वाली सरकार की जो प्रवृत्ति है हमारे देश, अभी हमने चर्चा भी किया था प्रीवियस वीडियो में। लेकिन बच्चों, भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की जो सरकार होती है, शासन चलने में दिक्कत होता है। शासन को चलाने में दो लेवल में दिक्कत होता है। और आप देखेंगे कि कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे स्थानीय सरकार के पास हाथों में आ जाती हैं। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े होते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, जनसंख्या के हिसाब से जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है, वह रूस से भी अधिक है। पॉपुलेशन की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन हमारे एक विशाल कंट्री रूस से भी ज्यादा है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो लमसम बराबर होता है कहां से? तो जर्मनी के पॉपुलेशन के बराबर है। तो इतने बड़े देश में शासन दो स्तरों पे चलाना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए स्थानीय स्तर पर अनेक मुद्दों और निपटारों का सही तरीके से उसको निपटारा किया जाता है, और इसमें लोगों से अपने इलाके की जो समस्याओं की बेहतर जानकारी भी होती है। जो लोग स्थानीय स्तर पे होते हैं उनको अच्छी तरह की जानकारियां होती है। लोगों को बेहतर जानकारी होती है कि पैसे का खर्च कहाँ करना है। ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है कि सरकार से पैसा आ जाए, उस पैसे का नियोजन हमें कहाँ कहाँ किस इकाई में करनी है। तो स्थानीय स्तर के जो लोग होंगे वह उसको व्यवस्थित कर देते हैं कि पैसा खर्च कहाँ किया जाए। स्थानीय सरकारों की जो स्थापना है वह एक स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे एक अच्छा तरीका होता है। अगर आप देखेंगे कि कभी भी जो स्थानीय सरकार की जो स्थापना होती है, यहाँ पे स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत के जो वास्तविक बनाने का सबसे एक अच्छा तरीका होता है। सभी राज्यों में जो गांव के स्तर पर
ग्राम पंचायतों और शहर में नगर पालिकाओं, नगर पंचायत, मेयर की स्थापना की गई। पर इसके अलावे जो सरकारों से सीधे नियंत्रण और इसके रख रखाव में था, यहाँ पर विकेंद्रीकरण का नाम मात्र का था, एक नाम मात्र का हुआ था कि हमारे देश में भी डिसेंट्रलाइजेशन की स्थितियां हो गई हैं, लेकिन जितने भी स्थानीय शासन की व्यवस्थाएं थी वह राज्य सरकार के हाथ में थी और ना ही चुनाव का अधिकार था, ना चुनाव होता था, ना कोई अधिकार था और ना ही संसाधन था। एक पिछड़े की स्थिति हमारे ग्राम पंचायत और नगर के जिले के जो नगर पंचायत या नगर पालिका है वहां पर ऐसी स्थिति थी। लेकिन बच्चों, जो वास्तविक जो रियलिटी में जो डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम आपको 1992 में देखने को मिलेगा। 1992 जो कि देखने को उठाया गया, इसका एक पहल किया गया हमारे देश में और इसमें जो अब जो अस्थायी स्वशासी निकायों में चुनाव एक नियंत्रित तरीके से कराया गया, जो कि एक संवैधानिक बाध्यता के अकॉर्डिंग कराया गया कि आपको चुनाव हर एक 5 साल पे आपको कराना है। यह एक बाध्यता बनाई गई हमारे स्थानीय सरकारों के लिए और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सीटों को आरक्षित भी किया गया। जो भी हमारे हैं एससी में आते हैं, जो एसटी में आते हैं या जो ओबीसी में आते हैं, इनके लिए एक आरक्षित सीटों भी हमारे स्थानीय चुनाव में कराए गए। उसके बाद ओमैन के लिए 33% जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था, उस प्रणाली को कम से कम इसको भी लागू किया गया। जो पंचायत और नगर पालिकाओं का जो चुनाव में इसका जो चुनाव होता था वह राज्य चुनाव आयोग जो कि एक स्वतंत्र इकाई है उसके अकॉर्डिंग इसको कराया गया। कभी भी आप देखेंगे ग्राम पंचायत या नगर में देखेंगे तो इसका जो चुनाव की जिम्मेदारी होती है वह हमारे राज्य चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र निकाय होता है इसके अकॉर्डिंग जो कि हमारे स्थानीय सरकार में चुनाव भी हर एक समय कराने लगे और जो राज्य की सरकारों की अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा जो कि इन स्थानीय सरकारों के कार्यों में देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नियम भी बनाया गया कि जो भी राज्य सरकार है अगर वो अपने राजस्व और जो अधिकार हैं वो स्थानीय सरकार के जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं या जो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, सेक्रेटरी हो गया या जो ग्राम पंचायत का मेंबर हो गया, इन सभी को कुछ राज्य सरकार को अपनी तरफ से उनको राशि दे भी जाती है, जो कि एक हमारे देश में 1992 से यह विकेंद्रीकरण की नीति हमारे देश में दिखाई देने लगी। आज देखिए हर एक गांव देखिए, चाहे नगर पंचायत चाहे नगर पालिका देखिए, वहां पे स्थिति पहले के मुकाबले बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, जो कि बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा देश जो हमारे एक छोटे स्तर से लेकर एक बड़े स्तर पर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बच्चों, आप लोग देख रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में विकेंद्रीकरण देख रहे थे। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझे होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।